हाय गाइस, दिस इज़ द 15th पार्ट ऑफ द आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि गू जेनजन और जियांग लिन की वजह से प्रिजन में फंस जाते हैं। गू जेनजन उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें समझा रहा होता है कि इनका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस ये उसके घर में घुस आए थे। ये बात कंफर्म करने के लिए चीफ बाकी लोगों से भी पूछते हैं, तो वो कह देते हैं कि हाँ, ये सच बोल रहा है, हम इनको नहीं जानते। तो फिर इधर चीफ अपने हायर ऑफिसर को बुलाते हैं और फिर वो कहते हैं ये लड़का इनका लीडर है। वो दरअसल गलत समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब अपने लीडर को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए चीफ गू जन को बाकी सबसे अलग कर देता है और बाहर हमें जियान को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा किया कराया जियान का है। जियान से मिलने चीफ आता है तो जियान उन्हें कहती है कि तुम इन सबको 24 घंटे के अंदर मार दो। चीफ उन्हें इस काम के लिए मना करने की कोशिश करते हैं, बट जियान नहीं मानती और वो कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हारी एक फैमिली को हमें ख़त्म करना पड़े। उधर गू जन जानबूझकर नाटक करने लगता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पर खड़ा एक ऑफिसर नहीं मान रहा होता उसे वॉशरूम जाने के लिए। तो फिर गू जन अपनी वॉच दे देता है, जिसके बदले वो गेट खोल देता है और वास्ता देखकर वो उसी ऑफिसर को बेहोश कर देता है और उसकी यूनिफॉर्म पहन बाकी सबको बचाने चला जाता है। बट हड़बड़ाहट में वो कीज को अच्छे से नहीं लगा पाता और वो लॉक नहीं खुल रहा था। तो फिर जियांग उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम बचोगे तभी हमें बचा पाओगे। तो फिर जब वहाँ पर आने की कोई आवाज़ सुनता है तो फिर वो उसे जाना पड़ता है और फिर वो अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। उधर गू जन के फादर को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके बेटे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। उसके बटलर उसे कहते हैं कि वो पक्का उसे मार देगा, क्योंकि वो जापानीज के साथ रला हुआ है और वैसे भी उसमें तरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सुन गू जन के फादर भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, इसीलिए वो खुद वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुँच उन्हें पता चलता है कि गू जन ऑलरेडी वहाँ से निकल गया है। ये देख वो वहाँ पर चीफ को कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो अपनी खैरियत की दुआ कभी नहीं मांग पाओगे। फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी गू जन था। वो सीधा के सीधा उसे जाकर एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। ये देख गू जन थोड़ा सा हैरान होता है और फिर वो गुस्से से उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, खुद मरना चाहते हो। फिर उसके बाद वो उसे कहता है कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और आप। गुस्से में उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो पागल स्टूडेंट्स जिन्हें ये भी नहीं पता कि क्या वक्त पर क्या करना चाहिए। गुस्से में गू जन बोल देता है कि भाड़ में जाए आपकी सर, जिन्हें इतनी तक कदर नहीं कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। फिर वो रोते उन्हें समझाता है कि अगर आप उनकी नहीं मदद करेंगे तो मैं करूँगा। वो वहाँ से निकलने ही लगता है कि उसके फादर उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके बटलर को कहते हैं कि तुम इसको जल्द से जल्द नियानपिंग लेकर जाओ। गू जन की पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो उसको नियानपिंग के लिए ट्रेन में बैठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब गू जन को होश आता है तो वो अपने आप को ट्रेन में देख बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने बटलर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं और आपको भी इसी में भलाई होगी अगर आप भी आसानी से हमारे साथ चलें। फिर ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो गू जन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो करे क्या। फिर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो इस ट्रेन की खिड़की से कूद कर बाहर निकल कर भाग जाता है। और उधर उन सब स्टूडेंट्स और जियांग को एक वैन में बिठाकर ले जाया जाता है, क्योंकि जियान के मुताबिक उन सबको मारना होता है और चीफ उसका हुक्म नहीं टाल सकता। जब वो उनको वहाँ से ले जाने लगते हैं तो गू जन भी वहाँ उन्हें देख लेता है और वो उनका सारे रास्ते पीछा करता है अपनी बाइक से। वहाँ पहुँचकर वो उनकी कार के आगे कुछ पत्थर लगा देता है ताकि वो वहाँ पर रुक सके। मौका देकर सबके सब उस पत्थर को हटाने चाहते हैं तो जियांग उस रस्सी से अपने हाथों को छुड़ा लेती है और वो बाकी सबको भी उस रस्सी से छुड़ा लेती है। और उधर चीफ को कुछ शक होता है तो वो इनसे मिलने आते हैं और उनको कहते हैं कि कुछ भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा ना हो जुर्माना तुम्हें ज़्यादा महंगा पड़ जाए। वो वहाँ से ये कहकर जाने लगते हैं कि गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लगता है, जिससे चीफ को पता चल जाता है कि इनके हाथ खुले हुए हैं। फिर वो फायरिंग के लिए करते हैं कि सबके सब उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर ज़ोरदार फायरिंग होती है। जियांग
और इन सब बाकी ऑफिसर्स को काफ़ी मारते हैं और वो भी इन सब को मार देते हैं। जब लिन को गोली लगती है तो जियांग बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो ये कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ दे। और उधर मौका देकर पुलिस ऑफिसर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गू जंजन एक ज़बरदस्त एंट्री मारता है। वो अपनी बाइक से वहाँ पर आता है और सीधा चीफ को बिल्कुल माथे के बीचों बीच गोली मारता है, और फिर जो वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स थे उनको भी वो गोली से उड़ा देता है। और जब वो जियांग के पास पहुँचता है तो वो लिन की बॉडी को देख काफ़ी अपसेट हो जाता है, और इवन जियांग वहीं बेहोश हो जाती है। तो वो उसको अपने घर में ले आता है, जिससे देख उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि जो उसने किया था अब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। जियांग को कमरे में छोड़ गू जेंजन अपने फादर से पूछते हैं कि आखिर अब वो क्या करे। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि जियांग को वो संभाल लेंगे और वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो अपने फादर की बात मान लेता है। जियांग अपने घर में होती है जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए काफ़ी वर्ried थी। वो उसे पूछ रही थी आखिर हुआ क्या, बट जियांग कुछ भी नहीं बताती। फिर अगले दिन उसे प्रोटेस्ट में देखा जाता है, जहाँ पर वो 21 ट्रिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी बाकी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि लिन यही करना चाहता था। वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने से उन सबको जेल हो जाती है, जहाँ पर जियांग के फादर उसको जेल से छुड़वा कर लाते हैं और वो उसका बाहर आना जाना सब बंद कर देते हैं, एंड इवन उसको कह देते हैं कि वो पेकिंग से बाहर कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद उसकी मॉम भी उसको काफ़ी समझाती है कि वो उसके भाई को खो चुकी हैं, वो उसे नहीं खोना चाहती। फिर वो रात को अपने भाई को याद कर रही होती है, जहाँ पर उसके भाई उसे समझा रहा होता है कि हमें अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना होगा, धीरे धीरे कदम ही हमें हमारी मंजिल तक एक दिन ज़रूर पहुंचा देंगे। तो वो रात ख़त्म हो जाती है। सुबह जियांग के मॉम जियांग को उठाने आती है तो वो देखती है कि जियांग अपने रूम में नहीं होती। तो हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी है फेंग सिटी के लिए। स्प्रिंग फेस्टिवल होने की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा होता गेट मी, एंड इवन वहाँ पर बहुत सारे कम लोग स्ट्रीट्स पे होते हैं और रिक्शास भी कम होते हैं, इसीलिए सब के सब अकेले ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट जियांग को जुनसान की कंपनी मिल जाती है, वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, और उधर गू जेंजन भी अकेले ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा होता है। मैंटिंग भी एक रेस्टोरेंट में जाकर अकेले ही सेलिब्रेट कर रही होती है। इनकी ये फेस्टिवल ऐसे ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप दैट विल कम टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। बाय गाइज।